लिख रहा हूं कंडीशन की फाइंड, समझना, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन containing 1 gram of glucose and 1 gram of urea in 1 liter, 1 liter volume at 27 डिग्री सेल्सियस। मान लो ऐसा क्वेश्चन है बच्चों, बड़ा सिंपल है कि ऑस्मोटिक प्रेशर किसी सॉल्यूशन का निकालना बच्चों, जिसमें बोल रहा है कि 1 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट है और साथ ही साथ 1 ग्राम यूरिया प्रेजेंट है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो दिया हुआ है 1 लीटर दिया हुआ है और टेम्परेचर 27 डिग्री मतलब 300 केल्विन दिया हुआ है। अब सॉल्यूशन के अंदर बेटा दो कंपोनेंट दिख रहा है, दो सॉल्यूट, ग्लूकोज भी सॉल्यूट होता है और यूरिया भी सॉल्यूट, आपको पता है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग पाई निकालने के लिए क्या करेंगे, पाई इक्वल टू NB अपॉन वॉल्यूम इंटू RT लिखेंगे बेटा। लेकिन NB में मैंने क्या बोला, टोटल नंबर ऑफ मोल, मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्लूकोज प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया, नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्लूकोज और प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया और इंटू RT और डिवाइडेड बाय V, राइट। नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्लूकोज कैसे निकलेगा बेटा, नंबर ऑफ मोल निकालने का तरीका वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो वेट हो गया 1 और ग्लूकोज हम लिखते हैं C6H12O6, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा 180 प्लस नंबर ऑफ मोल यूरिया का निकालो बेटा, तो यूरिया का मोल निकालोगे तो वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट, वेट हो गया 1 और मॉलिक्यूलर वेट इसका लिखेंगे NH2, CO और NH2, ये होता है यूरिया, इसका मॉलिक्यूलर वेट आएगा 60 और इंटू R का वैल्यू, लीटर में दिया हुआ वॉल्यूम, तो लीटर में R का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.0821, टेम्परेचर 300 और वॉल्यूम 1 लीटर। अब 0.0821 को बोला था मैंने 1/12 लिखने के लिए, कैलकुलेशन आसान करने के लिए, तो यहां से आप करोगे पाई इक्वल टू 1/80 प्लस 1/60 और ये हो जाएगा 1/12 आर का वैल्यू और 300 हो जाएगा इंटू, बोलो आया समझ में। यहां से पाई का वैल्यू कैलकुलेट कर लेना बेटा, जितना आएगा उतना ATM आंसर हो जाएगा। डाउटनेट पर अब होगा आपके सभी मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन के फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और उसे सबमिट करो और 3 सेकंड के अंदर अंदर उसका वीडियो सॉल्यूशन पाओ। क्लास 6 to 12 से लेकर नीट, IIT, JEE मेंस एंड एडवांस के लेवल तक, तो आज ही डाउनलोड करो डाउटनेट ऐप। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन, कैलकुलेट द freezing point of an aqueous solution containing, समझना, aqueous solution containing a non-electrolyte, non-electrolyte उसको बोलते हैं बेटा जो आयन में ब्रेक नहीं होता, ठीक है ना। लिख रहा हूं कि containing a non-electrolyte, जरूर अंडरलाइन कर रहा हूं इस वर्ड क्योंकि आगे कुछ बताने वाला हूं भी, ठीक है, हाँ 15-20 मिनट में। हैविंग एन ऑस्मोटिक प्रेशर, लिख लो साथ साथ क्वेश्चन, हैविंग एन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 2 atm एट 300 केल्विन, ऐसा क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। देखो बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट बात समझा रहा हूं, समझना। बोल रहा है कंडीशन की कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट बोल रहा है बच्चों, समझना। सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट मतलब पूछ रहा है क्या, T1 लिख रहा हूं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। और एक्वस है बेटा, एक्वस है मतलब पानी,
पानी सॉल्वेंट है और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट को हम लोग T0 से डिनोट करते थे और वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट फिक्स है 0 डिग्री सेल्सियस। यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बोलो क्लियर है। आपको बोल रहा है कंडीशन कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट आयन में नहीं टूटेगा, हैविंग एन ऑस्मोटिक प्रेशर, मतलब पाई जो है वो 2 atm है और टेम्परेचर जो है वो 300 केल्विन है। बताओ इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जरा सुनो बेटा। यहाँ पे लिख रहा हूँ कंडीशन पाई इक्वल टू CRT, जरा समझना बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसलिए आपको समझा रहा हूँ, आराम से सुनो। पाई इक्वल टू CRT, बात है कि सर हमें तो T1 पूछ रहा है। बेटे याद करो फ्रीजिंग वाला केस, चाहे T1 पूछे चाहे T0 पूछे, आपको डेल्टा TF निकालना पड़ेगा, याद होगा, क्योंकि डेल्टा TF इक्वल टू T1 माइनस T0 बोला था बेटा। अब T0 तो 0 हो गया, T1 आपको है, अगर डेल्टा TF मिल जाए बेटा तो डेल्टा TF मिल जाएगा तो T1 मिल जाएगा। बात समझ रहे हो, क्योंकि जो डेल्टा TF का वैल्यू होगा वही T1 का वैल्यू होगा, बाकी तो यहाँ 0 माइनस करेंगे तो कुछ रहेगा नहीं। कैसे निकालेंगे सर डेल्टा TF, जरा देखो इधर ध्यान से। ये कंसंट्रेशन है और कंसंट्रेशन को मोलारिटी बोलते हैं बच्चों। लेकिन एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो दे रहा हूं बच्चों, इसको ध्यान रखना है कि अगर एक्वस सॉल्यूशन हुआ, फॉर एक्वस सॉल्यूशन, ध्यान रखना बेटा, क्योंकि पूरे चैप्टर के अंदर बहुत जगह ऐसा कंडीशन आएगा। नीट 2017 में यहाँ से क्वेश्चन भी बना था जो कि इसी पे बेस्ड था, बच्चे कंफ्यूज कर गए कि डेटा इनसफिशिएंट है, इनसफिशिएंट नहीं था डेटा। अगर एक्वस सॉल्यूशन का कंडीशन हुआ तो मोलारिटी का ही वैल्यू जो है वो मोलालिटी के बराबर होता है, जो मतलब जो मोलालिटी होगा या जो मोलारिटी होगा वही मोलालिटी होगा। थोड़ा सा हिंट करूंगा कैसा क्यों हुआ, पहले समझो ध्यान से। मोलारिटी का वैल्यू मोलालिटी के बराबर क्यों लिख रहे हैं, याद करो बच्चों, मोलारिटी का फॉर्मूला WB अपॉन MB और इंटू 1 अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, याद होगा। मोलालिटी का फॉर्मूला याद करो, WB अपॉन MB और इंटू 1 अपॉन WA इन kg। बेटा ये तो सब कुछ सेम है, डिफरेंस तो यहीं पे है ना। याद करो ये क्या है कंडीशन, वेट ऑफ सॉल्वेंट, और वेट निकालना है तो मास इक्वल टू होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। समझ रहे हो मेरी बात। तो यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट के जगह में हम लिख सकते हैं वॉल्यूम और इंटू डेंसिटी लिखेंगे बेटा। और एक्वस सॉल्यूशन है तो एक्वस सॉल्यूशन है तो पानी का डेंसिटी पता है हमें 1 ग्राम होता है, तो यहाँ पे डेंसिटी जो है वो 1 ग्राम पर ml, मतलब ये डेंसिटी 1 हो गया। अगर ये 1 हो गया बेटा तो देखो ये फार्मूला क्या सेम आ गया। सो एक्वस सॉल्यूशन के लिए बेटा जो डेंसिटी 1 हो गया तो इस कंडीशन में जो है वो मोलारिटी का वैल्यू किसके बराबर होगा, मोलालिटी। आप ध्यान रखिएगा कंडीशन। अब दिमाग में एक बात आएगा कि सर ये तो वॉल्यूम सॉल्यूशन का था, पर ये तो आपने जो लिया हुआ वेट ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, ये वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट है, सॉल्यूट कहाँ गया बेटा, याद करो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डाइल्यूट सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी है, मैंने बोला था। और डाइल्यूट सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट बहुत 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 कम होगा, तो जो सॉल्वेंट का अमाउंट होगा वही सॉल्यूशन के अमाउंट को रिप्रेजेंट करेगा, इसलिए जो सॉल्वेंट का वॉल्यूम होगा वही सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा। आया समझ में। अब अगर इतना आ गया, अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, फिर तो आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे बन जाएंगे। यहां देखो ध्यान से, मोलारिटी का वैल्यू मोलालिटी के बराबर हो गया, तो बेटे अब यहां से सुनो क्या बोल रहा हूं। ऑस्मोटिक प्रेशर लिखा हुआ है 2, मैं अब यहां चेंज कर रहा हूं, सुनो हमें क्या निकालना है, डेल्टा TF। डेल्टा TF जो होगा वही T1 हो जाएगा। कैसे निकलेगा सर, बेटा डेल्टा TF इक्वल टू, मैंने पढ़ाया तो था KF इंटू मोलालिटी, याद होगा कंडीशन। तो जो मोलालिटी है वही तो मोलारिटी है पानी में, तो मोलालिटी M इक्वल टू लिख रहा हूं, देयरफॉर M इक्वल टू डेल्टा TF अपॉन KF, ऐसा लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं। तो आप यहां लिख सकते हैं पाई इक्वल टू C, कंसंट्रेशन, मोलारिटी के जगह में क्या लिख देंगे, मोलालिटी सेम है तो डेल्टा TF अपॉन KF और इंटू R और इंटू T, राइट। पाई का वैल्यू 2 atm दिया हुआ बेटा, डेल्टा TF निकालना है, KF पानी के लिए जो याद होगा बताया था 1.86 लिखे ना लेके अंडरस्टूड है। R का वैल्यू एटमॉस्फेयर में 0.0821 मतलब 1/12, और टेम्परेचर कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ था 300 दिया हुआ था। यहाँ से जब आप इधर लाएंगे बेटा ये वैल्यू को, तो यहाँ से आपको डेल्टा TF निकलेगा, और जो डेल्टा TF का वैल्यू होगा वही T1 का वैल्यू होगा। आप देख रहे थे कंडीशन, क्योंकि इसमें -0 करेंगे तो कुछ होगा नहीं, तो जो क्वेश्चन में डेल्टा TF आएगा वही क्या आएगा, T1 आएगा। बस एक कंडीशन थोड़ा सा चेंज होगा, सुनना ध्यान से क्या बोल रहा हूँ। ये बोल रहा हूँ बेटा कि अगर आप पढ़े हैं फार्मूला, तो ये फार्मूला नहीं था वहाँ पे। फार्मूला क्या था सर, डेल्टा TF इक्वल टू, याद करो बेटा T1 माइनस T0 था।
ना कि T1 माइनस, ये T0 माइनस T1 था, ना कि T1 माइनस T0, क्योंकि T1 माइनस T0 तो बेटा डेल्टा टी भी था, जबकि डेल्टा टी एफ में T0 माइनस T1 था। बस इतना ही ध्यान रखना है। अब अगर T0 देखें तो ये 0 माइनस T1 है इक्वल टू डेल्टा टी एफ, सो डेल्टा टी एफ इक्वल टू माइनस T1 हो जाएगा, तो T1 इक्वल टू माइनस डेल्टा टी एफ आ जाएगा। तो मान लो वहाँ पे डेल्टा टी एफ जब आप कैलकुलेट करोगे तो डेल्टा टी एफ का वैल्यू ये आएगा आपको 1.55, तो T1 का वैल्यू हो जाएगा माइनस 1.55, इतना आ जाएगा कंडीशन केल्विन या डिग्री सेल्सियस। पहले मुझे बता दो बेटा अगर आपको समझ में आ गया तो। सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम हुआ ना, तो वॉल्यूम दिया हुआ एक्चुअली जो भी दिया होगा जितना सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। सेंटीमीटर क्यूब का मतलब हो गया ml, ml में वॉल्यूम गिवन है। अगर वॉल्यूम दिया हुआ है और मॉलिक्यूलर वेट पूछ रहा है तो पाई इक्वल टू क्या लिखोगे, NB हो जाएगा। ये NB मतलब WB अपॉन MB बताया था ना, और इंटू RT अपॉन V। वॉल्यूम दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है, ऑस्मोटिक प्रेशर दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है, R का वैल्यू पता है, MB निकल नहीं जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों कि आप लोग जो है वो इसको समझ गए होंगे। अभी तक जो हम लोग पढ़े थे बच्चों वो बेसिकली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी था बच्चों। अब एक कंडीशन जो नया हेडिंग लिखने जा रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग बेटा, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से बनता है। इस चैप्टर के मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, चाहे वो स्कूल लेवल हो चाहे वो कॉम्पिटिशन लेवल हो, ठीक है ना। अभी तक जो पढ़ रहे थे उसके लेके आगे बढ़ रहा हूँ। ये लिख रहा हूँ एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, डाल दो और बहुत इंपॉर्टेंट कर दो। एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डालो हेडिंग, और बिल्कुल आराम से सुनना बेटा, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन बता रहा हूं आपको। बड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मस्ती के साथ एकदम देख लो। एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है क्या एक्चुअली? बात है कि सर हम नॉर्मल जो पढ़ रहे थे पहले वो क्या था और फिर ये क्या है। अगर ऐसा कंडीशन हुआ, मैं आपको दो बात बताऊंगा कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टी है जो डिपेंड करता है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। तो अगर नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल किसी सॉल्यूशन में चेंज हो जाए, बोल रहा हूं कि किसी सॉल्यूशन में नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल चेंज हो जाए, तो भाई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी तो चेंज होगा। दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर सॉल्यूट पार्टिकल चेंज कैसे होगा। एक्चुअली बेटा सॉल्यूट दो तरह के हैं। एक बोल रहा हूं ऐसा सॉल्यूट जो नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक इन नेचर है। नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक का मतलब जो आयन में नहीं टूटेगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। और एक बोल रहा हूं ऐसा सॉल्यूट जो इलेक्ट्रोलाइटिक इन नेचर है, इलेक्ट्रोलाइट है, जो आयन में ब्रेक होगा। समझना ध्यान से। जैसे मान लो आप लिख रहे हो यूरिया, या आप लिख रहे हो ग्लूकोज, आप लिख रहे हो सुक्रोज, समझ रहे हो, आप लिख रहे हो प्रोटीन। इस तरह का अगर कोई भी कंडीशन लिखते हो बच्चों तो ये सब आयन में ब्रेक नहीं होते, तो ये कहलाएंगे नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अगर आयन में ब्रेक नहीं होगा, बोल रहा हूं अगर आयन में ब्रेक नहीं होगा तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल जितना पहले था उतना ही रहेगा सॉल्यूशन में भी। अगर ये सॉल्यूशन और इसमें एक यूरिया डाल दिया जाए तो ये टूटेगा तो नहीं, तो अब भी एक ही यूरिया रहेगा, तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल सेम रहेगा। अगर तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी सेम रहेगा, मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के ऊपर कोई चेंज किसी भी तरह का नहीं दिखाई देगा। बट अगर मैं ऐसा कंडीशन लिखता हूं बच्चों, मान लो लिख रहा हूं NaCl, अगर NaCl है तो यह टूटेगा किसमें, Na+ और Cl-। तो जब हमने सॉल्यूशन में इसको डाला तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल चेंज हो गए। पहले 1 था, ये पूरा एक ही था, अब देखो 1 और 1 2 हो गए। अगर नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल चेंज हुआ तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी चेंज हुआ। अगर मैं लिखता हूं कंडीशन CaCl2 है और इसको हम सॉल्यूशन में डाल देते हैं बेटा, तो बेसिकली ये टूटेगा Ca2+ और 2Cl- में। अब देखो पहले एक था पूरा आयन के रूप में ये, अब एक और एक दो, दो कितना दिख रहा है, 3। अगर नंबर ऑफ आयन चेंज हुआ तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी चेंज हुआ। तब बेसिकली लोगों के माइंड में आया कि इसका मतलब कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है, जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड कर रहा था, वो इलेक्ट्रोलाइट के लिए अलग होगा और नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए अलग होगा। अब यहां क्या हुआ, जब हमने इसको सॉल्यूशन में डाला तो बेसिकली ये टूट गया, डिसोसिएट्स हुआ। इसका मतलब इलेक्ट्रोलाइट या तो डिसोसिएट्स हो रहे होंगे, या तो डिसोसिएट्स हो रहे होंगे, या तो बोल रहा हूं कंडीशन क्या हो रहे होंगे, एसोसिएट्स हो रहे होंगे। आप सोचेंगे सर ये एसोसिएट्स क्या है, जैसे बेटा मैं आपको बता रहा हूं कंडीशन एसिटिक एसिड है,
एसिटिक एसिड क्या लिखते हैं CH3 और COOH। अगर आप इसको बेंजीन में डालेंगे बच्चों तो बेंजीन में डालने पे ये डाइमर बनाता है। कैसे सर? ये हम लोग 2 मोल CH3 COOH लेते हैं, जब आप बेंजीन में बनाएंगे इसको तो CH3 COOH का होल ट्वाइस बनाएगा, इसको बोलते हैं डाइमर। 2 ले रहे हैं ना, तो जो बन रहा है कंपाउंड डाइमर। ठीक है, अगर 3 लेते तो ट्राइमर, 4 लेते तो टेट्रामर, 5 लेते तो पेंटामर एंड सो ऑन, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे 2 अलग अलग एसिटिक एसिड लिए थे और दोनों कंबाइन होकर अभी एक ही बन गए। देखो ये दोनों कंबाइन हो गए, इसका होल ट्वाइस एक ही बन गए, तो एक्चुअली जो पार्टिकल अलग थे वो साथ आ गए। मतलब ये डिसोसिएशन नहीं हुआ, टूटा नहीं, जुड़ा मतलब एसोसिएशन हुआ। सो दूसरा कंडीशन एसोसिएशन बोल रहा हूं। इसका मतलब बेटा इलेक्ट्रोलाइट के केस में 2 कंडीशन पढ़ेंगे, एक डिसोसिएशन और एक एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट। बोलो क्लियर है? सो नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ये रिप्रेजेंट करता है बेटा कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल कितना लिया गया है जब ना तो डिसोसिएशन हुआ है ना तो एसोसिएशन हुआ है। और एबनॉर्मल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी ये रिप्रेजेंट करता है कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन अगर चेंज हो रहा है तो निश्चित तौर पे सॉल्यूशन की क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो चेंज होगी। क्लियर है? और इसी को एक्सप्लेन करने के लिए बेटा हम लोग पढ़ रहे थे किसको? एबनॉर्मल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी को। अब पहले इतना बेसिक बात लिखो, और इतना लिखने के बाद मैं आपको चल रहा हूं धीरे 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 करके एक एक स्टेप बड़े मजेदार तरीके से समझाऊंगा। पहले इसको नोट करो, फटाफट तेजी से करना, हाँ लिखना थोड़ा तेजी से। अब देखो इसका मतलब एक बात समझ गए ना कि अगर क्वेश्चन नॉर्मल कॉलिगेटिव का या एबनॉर्मल का है, कैसे पहचानोगे बेटा? तो अगर किसी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट कैसा दिखे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, तो समझ जाना क्वेश्चन है नॉर्मल का। और अगर इलेक्ट्रोलाइट दिख जाए, कोई भी आयनिक कंपाउंड इस तरह से या एसोसिएशन लिखा हो, लिखेगा कि कंपाउंड डाइमर बना रहा है, ट्राइमर बना रहा है, मतलब एसोसिएट्स हो रहे होंगे, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग किसको लगाएंगे? एबनॉर्मल। अब क्या है एबनॉर्मल? अभी धीरे धीरे आऊंगा। एबनॉर्मल के अंदर 2 पार्ट पढ़ने जा रहे हैं बेटा, एक डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट और एक एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट। तो पहला कंडीशन देखना ध्यान से, क्या बोल रहा हूं कि एबनॉर्मल के अंदर 2 पार्ट डिस्कस करेंगे, एक डिसोसिएशन तो दूसरा क्या? एसोसिएशन। ठीक है, ध्यान दो। देखो इधर फर्स्ट कंडीशन लिख रहा हूं बच्चों, इसमें फर्स्ट हेडिंग इसके अंदर डाल रहा हूं, जो कि यहीं से स्टार्ट कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट हेडिंग। ठीक है, फर्स्ट लिख रहा हूं डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट, डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट। एक एक करके पढ़ेंगे, एबनॉर्मल का पूरा पार्ट समझना आराम से, बिल्कुल एकदम। ठीक है, डिफरेंट टॉपिक है ना बेटा। डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट क्या बोलता है? देखो मैं आपको पहले बता दूं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 2 तरह का बच्चों, एक लिख रहा हूं कंडीशन नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या बोल रहा हूं वर्ड? नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसको मैं लिख रहा हूं एनसीपी। ठीक है, या इसी को बोलते हैं बेटा कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, जरा समझना बेटा ध्यान से। हाँ, नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इस बात पे डिपेंड करता है बच्चों कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल कितना लिया गया है जब ना तो डिसोसिएशन हुआ है ना तो एसोसिएशन हुआ है। बोल रहा हूं कि नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो रिप्रेजेंट करता है कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल टेकन बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। बिफोर क्या लिख रहा हूं? डिसोसिएशन और एसोसिएशन। डिसोसिएशन और एसोसिएशन के पहले नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल कितना लिया गया है, इस पे डिपेंड करता है कौन? नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और दूसरा जो एबनॉर्मल कॉलिगेटिव है, ये लिख रहा हूं कि एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो दिख रहा है बच्चों, जिसको हम ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ये डिपेंड करता है बच्चों कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल कितना बना, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल कितना बना आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, जब डिसोसिएशन हुआ या एसोसिएशन हुआ। राइट बेटा, पहले यहां तक बात बिल्कुल क्लियर है। बोल रहा हूं कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल कितना लिया गया है आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन, वही रिप्रेजेंट करेगा एबनॉर्मल। तो 2 तरह का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है बेटा, एक नॉर्मल और दूसरा एबनॉर्मल। यहां तक आ गया समझ में? अब देखो ध्यान से मैं क्या बोलने जा रहा हूं बच्चों आपको। हम लोग पढ़ रहे हैं डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, ये हमने देखना ध्यान से बेटा। ये देखो यहां पे एक सॉल्यूशन लिया गया, इसमें सॉल्यूट डाला, अगर ये सॉल्यूट डाला तो ये डिसोसिएट्स हुए। अगर डिसोसिएशन हुआ बेटा तो आफ्टर डिसोसिएशन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बढ़ा कि घटा? बढ़ा। मतलब हम लोग डिसोसिएशन में फर्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं
कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इंक्रीजेज, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इंक्रीजेज। जरा समझना बेटा, मैं जो समझा रहा हूं उसको एक एक पॉइंट को समझना, क्योंकि हर पॉइंट पे कुछ ना कुछ ट्विस्ट है बेटा, इसलिए बोल रहा हूं। अब देखो, इनिशियली तो ये लिया गया था सॉल्यूट, और जब इसमें डाल दिए बेटा तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बढ़ गया। तो अगर नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बढ़ा बेटा आफ्टर डिसोसिएशन, अगर नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बढ़ा तो कौन सा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ा, नॉर्मल या ऑब्जर्व्ड? ऑब्जर्व्ड बढ़ा, क्योंकि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि ये इनिशियल जो लिया गया था, इनिशियल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल कम है तो नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी कम है, और डिसोसिएशन के बाद सॉल्यूट पार्टिकल ज्यादा है, डिसोसिएशन के बाद सॉल्यूट ज्यादा, मतलब क्या, एबनॉर्मल ज्यादा या ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा। तो जब भी डिसोसिएशन का केस होगा बेटा तब ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होगा, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो ग्रेटर देन होगा बच्चों क्या, नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ध्यान रखिएगा, ठीक है बेटा। एक बात ध्यान रखना, स्कूल लेवल पे ये नहीं पूछता है कि नॉर्मल एबनॉर्मल, सीधा न्यूमेरिकल आएगा और वॉन्टा फैक्टर का वैल्यू 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है और न्यूमेरिकल 5 नंबर का। लेकिन कंपटीशन में ये सब सारे स्टेटमेंट कुछ भी दे देगा आपको, स्टेटमेंट बना देगा आपको, बोलेगा कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है ना। हाँ, एम्स में एक बार क्वेश्चन रहा इसलिए बता रहा हूं। बोल रहा हूं कंडीशन कि आफ्टर डिसोसिएशन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बढ़ा, अगर नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन बढ़ा मतलब ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ा। बात समझ रहे हो? अब बेटा एक बात, थर्ड पॉइंट सुनना, यहां पे देखो एक पार्टिकल था और एक पार्टिकल का मास मान लो 3 ग्राम है, तो बेटा यहां भी एक पार्टिकल का मास क्या 3 ग्राम होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि ये टूट चुका है। तो एक एक पार्टिकल के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो एक पार्टिकल का मास मान लो यहां 1 ग्राम बचा, तो भैया मास जो दिख रहा है आपको, बोल रहा हूं मास जो दिख रहा है बेटा, कौन सा मास, टूटने के बाद, और टूटने के बाद जो मास होगा वो कौन सा होगा, ऑब्जर्व्ड मास। ऑब्जर्व्ड मास कम दिख रहा है और टूटने से पहले जो मास होगा वो कौन होगा, नॉर्मल मास। नॉर्मल मास ज्यादा दिख रहा है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि इसका मतलब सर कि जो नॉर्मल मास होगा, सुनना ध्यान से, बड़ा इंपॉर्टेंट कंडीशन बोल रहा हूं बेटा, नॉर्मल मोलर मास जो होगा, नॉर्मल मोलर मास जो होगा, नॉर्मल मोलर मास वो ज्यादा होगा और ऑब्जर्व्ड मोलर मास क्या होगा, कम होगा। ये लिख रहा हूं कंडीशन आपके पास, ऑब्जर्व्ड मोलर मास जो हो जाएगा वो क्या होगा बेटा, कम होगा। अब जरा समझना ध्यान से क्या बोल रहा हूं बेटा, नॉर्मल मोलर मास ज्यादा है, इधर देखो नॉर्मल कॉलिगेटिव कम है और नॉर्मल मोलर मास ज्यादा है, तो भैया ये दोनों डायरेक्टली नहीं है, ये दोनों क्या इनवर्सली। बोल रहा हूं नॉर्मल कॉलिगेटिव कम है लेकिन नॉर्मल मोलर मास क्या है, ज्यादा है। इसका मतलब एक कंक्लूजन है कि सर, कंक्लूजन क्या है कि सर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली टू मोलर मास होगा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली टू क्या लिखेंगे बेटा, मोलर मास लिखेंगे। मोलर मास जितना ज्यादा होगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उतना ही क्या होगा, कम होगा। बोलो आया समझ में, क्लियर है? बोलो, अगर इतना बात आ गया बेटा तो अब लेके आएंगे कुछ इसके बारे में और बताएंगे, पहले इसको नोट करो फटाफट। बोल रहा हूं कंडीशन कि किसी भी सॉल्यूट पार्टिकल का कितना डिसोसिएशन हुआ या कितना एसोसिएशन हुआ, कोई भी सॉल्यूट पार्टिकल कितना टूटा या कितना एसोसिएट्स हुआ, बोल रहा हूं कितना टूटा या कितना एसोसिएट्स हुआ, इसे एक्सप्लेन करने के लिए एक साइंटिस्ट आया वॉन्टॉफ, जिसने अपने ही नाम से एक फैक्टर दिया, वॉन्टॉफ फैक्टर, जिसको हम लोग बोलते हैं आई। ठीक है, सो लिख रहा हूं कंडीशन, इन 1986 वॉन्टॉफ introduce a factor, Vantoff introduce a factor called Vantoff factor to explain extent of dissociation or association of solute, extent of dissociation or association of solute। ठीक है, कोई भी सॉल्यूट कितना टूटा या बोल रहा हूं कितना जुड़ा, कितना एसोसिएट्स हुआ, उसे एक्सप्लेन करने के लिए एक फैक्टर आया जिसका नाम था वॉन्टॉफ फैक्टर, और उसे रिप्रेजेंट किया गया क्या, आई। वॉन्टॉफ ने बोला कि इट इज द रेशियो ऑफ ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व मतलब नॉर्मल, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी टू द नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। समझ रहे हो कंडीशन? बोला ये ऑब्जर्व्ड और नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का रेशियो है, समझना बेटा ध्यान से। ऐसा अगर कंडीशन है, अभी हम लोग क्या बोल रहे थे कि सर अगर डिसोसिएशन का केस हुआ
तो डिसोसिएशन के केस में ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो था ये ज़्यादा था नॉर्मल से, अभी पढ़ रहे थे। अगर ये ज़्यादा हुआ, मान लो ये 5 और ये 4 है, तो भैया ये आई का वैल्यू 5/4 मतलब 1 से ज़्यादा आएगा। मतलब डिसोसिएशन के केस में आई का वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा बेटा। ये 4-5 बार क्वेश्चन आया बोर्ड में भी और कॉम्पिटिशन में भी 2 बार क्वेश्चन बना हुआ बच्चों। ये लिख रहा हूँ कंडीशन देखो कि फॉर डिसोसिएशन, अगर डिसोसिएशन का केस हुआ तो इस कंडीशन में आई का वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1 निकलेगा। कैसे निकलेगा अभी नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ निकलेगा बस। थोड़ा देर बाद जाके आगे जिक्र करेंगे कैसे ये वैल्यू आएगा। अब देखो बेटा ध्यान से, आई इक्वल टू बोला इट इज द रेशियो ऑफ ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी टू द नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सो अगर ऑब्जर्व मतलब एबनॉर्मल, अगर आपको ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी निकालना है बेटा तो आप नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 पढ़े हुए हो ना, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इनको आई से मल्टीप्लाई कर दो तो निकल जाएगा ये कंडीशन। मतलब ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इक्वल टू नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और इसको मल्टीप्लाई कर देना आई से, सारा कहानी फिनिश हो जाएगा। बोलो, और अगर आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब जो नया कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बनेगा, लिख रहा हूं कंडीशन, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में बी मॉडिफाइड एज, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मॉडिफाइड हो जाएगा। कैसे? जैसे लिख रहे थे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो लिखते थे बेटा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इक्वल टू, याद करो कंडीशन, हम लोग क्या लिखते थे, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए, ये था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इक्वल टू एक्स भी लिखते थे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। लेकिन अब यहाँ ये नहीं लेना, और अगर वेट के टर्म में इसको लिखते थे तो याद होगा डब्ल्यू बी अपॉन एम बी और इनटू क्या लिखते थे बेटा, एम ए अपॉन डब्ल्यू ए। लेकिन ये नॉर्मल था, नॉर्मल को मल्टीप्लाई कर दो आई से, निकल जाएगा एब नॉर्मल। अगर आप एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी, तो डेल्टा टीबी लिखते थे आप के बी इंटू मोलालिटी, ये होता था नॉर्मल, और नॉर्मल को आई से मल्टीप्लाई कर दो, अब जो डेल्टा टीबी निकलेगा वो एबनॉर्मल मतलब ऑब्जर्व निकलेगा। ऐसे ही लिख रहा हूँ कंडीशन डेल्टा टीएफ, डेल्टा टीएफ इक्वल टू लिखते हैं के एफ इंटू मोलालिटी, ये होता है बेटा नॉर्मल, और इसको मल्टीप्लाई कर दो आई से तो ये निकल जाएगा एबनॉर्मल। बोलो समझ रहे हो मेरी बात? ऐसे ही कंडीशन लिख रहा हूँ ऑस्मोटिक प्रेशर पाई, पाई इक्वल टू आप लिखते हो सी आर टी नॉर्मल, और इसको मल्टीप्लाई कर दो आई से, निकल जाएगा एबनॉर्मल। बात है सर आई कैसे कैलकुलेट होगा? आपको एक बात आइडिया मिल गया बेटा कि इसका क्वेश्चन बिल्कुल ही वैसा ही दिखाई देगा जैसा नॉर्मल का था, केवल मामला आई का है। वहाँ नॉन इलेक्ट्रोलाइट लिखता था ग्लूकोज सॉल्यूशन, यहाँ लिखेगा या CaCl2 का सॉल्यूशन जो आयन में टूट रहा होगा उसका सॉल्यूशन। मतलब वहाँ नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट था, यहाँ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट था, देख के पहचान लेंगे क्वेश्चन नॉर्मल का या एबनॉर्मल का। बोलो आया समझ में? अगर इतना आ गया तो कल नेक्स्ट क्लास में हम लोग परसों डिस्कस करेंगे कैलकुलेशन ऑफ आई, मतलब परसों वांट ऑफ फैक्टर का केस खत्म हो जाएगा, एबनॉर्मल कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद एक क्लास आइडियल नॉन आइडियल वगैरह पे लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, उसका हेनरीज लॉ खत्म हो जाएगा लगभग चैप्टर। ठीक है, चलिए नोट कीजिए इसको फटाफट। चलो तो हेडिंग डाले होंगे तो शायद मेरे हिसाब से केमिस्ट्री विदाउट अल्फा हाइड्रोजन है ना, तो विदाउट अल्फा हाइड्रोजन के अंदर यही हेडिंग डाल दो, कैनिजारो रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन। देखो बेटा इसमें बहुत सिंपल कंडीशन है कि कैनिजारो रिएक्शन में नेसेसरी कंडीशन क्या है। एक तो कंडीशन ये ओनली फॉर एल्डिहाइड, ये केवल एल्डिहाइड का रिएक्शन है, कीटोन का रिएक्शन नहीं है। दूसरा कंडीशन क्या है बच्चों, प्रेजेंस ऑफ, ये प्रेजेंस नहीं एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन इसमें होगा ही नहीं। समझ रहे हो मेरी बात? जैसे मान लीजिए आप लिख रहे हैं ये कंडीशन HCHO, ठीक है, आपको पूछेगा कंडीशन कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव्स कैनिजारो रिएक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव्स कैनिजारो रिएक्शन। फर्स्ट ऑप्शन लिख रहा हूं HCHO, CH3CHO, CD3, और ये लिख रहा हूं कंडीशन CH3। एक कंडीशन लिख रहा हूं आपके पास ऐसा कंडीशन बच्चों, और ये कंडीशन में आपके पास लिख रहा हूं CH3 CH3CO, और ये लिख रहा हूं कंडीशन आपके पास, और एक कंडीशन लिख रहा हूं
CH3 ऐसा लिख रहा हूं और CHO। पहले आप लोग ये मुझे बताओ इनमें से कितने कंपाउंड ऐसे हैं जो कि कैनिजारो देंगे। टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड बताओ जो कैनिजारो देता हुआ दिख रहा है फटाफट। अच्छा इधर देखो बेटा, यहाँ तो अल्फा कार्बन है ही नहीं, फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन होता है, तो अल्फा कार्बन है नहीं तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो ये देगा। यहाँ पे ये बगल में अल्फा हाइड्रोजन है तो ये नहीं देगा। यहाँ ये अल्फा हाइड्रोजन है या ड्यूटेरियम भी रहता तब भी ये देगा। यहाँ ये फंक्शनल ग्रुप में देखो, यहाँ पे देखोगे अगर कंडीशन बेटा तो यहाँ पे नो अल्फा हाइड्रोजन, इस कार्बन पे 1 2 3 4 वैलेंसी पूरा अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसका मतलब ये भी देगा, ये नहीं देगा। यहाँ अल्फा हाइड्रोजन है। अब इधर आओ, यहाँ देखोगे तो इधर भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इस कार्बन पे भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और इस कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है, तो बेटा ये तो देगा ना, बोलो। नहीं देगा सर, ये कीटोन है बेटा, हमने लिखा ओनली फॉर एल्डिहाइड, ये भी नहीं देगा। समझ गए? हाँ यहाँ देखो ये एल्डिहाइड है और एल्डिहाइड ऐसा है जिसके बगल में अल्फा कार्बन तो है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अगर यहाँ अल्फा हाइड्रोजन नहीं है बेटा तो एल्डिहाइड कंटेनिंग नो अल्फा हाइड्रोजन गिव्स कैनिजारो। सो 1 2 3 कंपाउंड है जो कैनिजारो देंगे। चलो फटाफट अब लिख रहा हूँ कंडीशन रिएजेंट यूज्ड, जरा देखना बेटा फटाफट फटाफट, क्या रिएजेंट यूज करोगे कैनिजारो में, बड़ा इंपॉर्टेंट कंडीशन है, समझो। कैनिजारो के अंदर जो रिएजेंट यूज करने जा रहे हैं बेटा, बोल रहा हूँ कि कैनिजारो के अंदर जो रिएजेंट आप यूज करोगे वो रिएजेंट क्या होगा, ये देखो। कैनिजारो के अंदर रिएजेंट क्या यूज करेंगे, फटाफट देखो। कंसंट्रेटेड NaOH ऐसा लिखा होगा, या लिखा होगा कंडीशन एक्सेस NaOH ऐसा लिखा होगा बच्चों। तो ये सब जो है वो कैनिजारो में यूज होने वाला है। कहीं कहीं पे ऐसा नहीं दिखेगा आपको, तो आपको दिखाई देगा 50% NaOH, इसका मतलब यही है कंसंट्रेटेड, ठीक है। तो इन सब में जो है वो हम लोग कैनिजारो रिएक्शन में ये रिएजेंट कहीं दिख जाए और अगर कंपाउंड के पास नो अल्फा हाइड्रोजन हो, मतलब निश्चित तौर पे वो कैनिजारो देगा। अब फिर से यहाँ 2 कंडीशन है बच्चों, यहाँ 3 कंडीशन फिर से, जैसे अल्डोल देख रहे थे, सिंपल अल्डोल, क्रॉस्ड अल्डोल और क्या देख रहे थे, इंट्रामॉलिक्यूलर। यहाँ भी सेम, यहाँ सिंपल कैनिजारो, ये लिख रहा हूँ सिंपल कैनिजारो रिएक्शन। सिंपल में दोनों मोल सेम लेंगे, एकदम फटाफट देखो। अब यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं बेटा, एकदम आसान हो जाएगा। दोनों मोल सेम कैसे लोगे बेटा, जैसे ये कंडीशन लिख रहा हूँ मैं आपके पास, ये आपके पास फॉर्मल्डिहाइड है, SCHO है, इधर देखो बेटा, और यहाँ पे लिख दिया आपको कंसंट्रेटेड NaOH। अब जैसे आपने देखा कंडीशन की ऐसा एल्डिहाइड जिसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और ऊपर से कंसंट्रेटेड NaOH है, तो निश्चित तौर पे ये कैनिजारो रिएक्शन है। अब कैनिजारो में लिखे चाहे ना लिखे 2 ले लो, अगर दोनों सेम लिए तो सिंपल है, दोनों मोल डिफरेंट है तो फिर क्या है, क्रॉस्ड है, और एक ही में दोनों एल्डिहाइड ग्रुप है तो फिर क्या है, इंट्रामॉलिक्यूलर है। बस इतना ही बात तो ध्यान रखना आपको। अब यहाँ पे क्या होगा जरा देखो सर, यहाँ कुछ नहीं करना बेटा, सिर्फ एक ही ट्रिक इसमें ध्यान रखना है। एक ट्रिक क्या ध्यान रखना है कि 1 मोल का कर देना है ऑक्सीडेशन, 1 मोल का क्या करना है, ऑक्सीडेशन, और दूसरा सेकेंड मोल का जो है, फर्स्ट मोल का ऑक्सीडेशन करा दो किसी एक का और सेकेंड मोल का कर दो क्या, रिडक्शन कर दो दूसरे का, ठीक है ना, दूसरे का रिडक्शन कर दो। बस इतना ध्यान रख लो तो आपको सारे रिएक्शन जो है वो कैनिजारो के कंप्लीट हो जाएंगे। कैसे, अगर एल्डिहाइड का रिडक्शन ऑक्सीडेशन करोगे बेटा, एक का ऑक्सीडेशन करो तो एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से आपका बनेगा एसिड बनेगा, और एसिड में H को हटा के Na लगा दो, बस खत्म बात। और एक का रिडक्शन एल्डिहाइड के रिडक्शन से अल्कोहल बनेगा, तो 1 कार्बन का अल्कोहल, 1 कार्बन का अल्कोहल मतलब मिथाइल अल्कोहल बन जाएगा, यहाँ पे ये बनेगा कंडीशन। अब देखो इधर ध्यान से बेटा, यहाँ प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ है, इसलिए जल्दी जल्दी देखो। इसमें ये लिख रहा हूँ कंडीशन क्रॉस्ड कैनिजारो या मिक्स कैनिजारो इसको बोलते हैं। क्रॉस्ड में दोनों डिफरेंट मोल लेंगे, कैसा लेंगे, डिफरेंट मोल। जैसे मैं इस तरह का कंडीशन लिख रहा हूँ बच्चों, HCHO, और ये कंडीशन लिख रहा हूँ बच्चों, ये है आपके पास, ये है बेंजीन ले रहा हूँ और ये लिख रहा हूँ CHO। देखो दोनों ऐसा एल्डिहाइड है बेटा जिसके पास, बोल रहा हूँ दोनों ऐसा एल्डिहाइड है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। यहाँ देखो इसके बगल में अल्फा कार्बन तो है लेकिन यहाँ 1 2 3 4 वैलेंसी पूरा अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ भी 0 है। यहाँ भी देखोगे तो अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन तो यहाँ भी नहीं है, कैनिजारो देगा। अब बात है सर किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन, यहाँ तो दोनों मोल सेम था, सेम मोल था तो एक का ऑक्सीडेशन करा दिए, एक का रिडक्शन करा दिए। अब जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है बेटा उसी का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, जिसका ऑक्सीडेशन उसी का रिडक्शन, मतलब डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। सो सिंपल कैनिजारो जो है वो एग्जाम्पल है, लिख रहा हूँ एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। 4 रिएक्शन दे देगा, बोलेगा इनमें से कौन सा रिएक्शन डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, तो आपको पता होना चाहिए डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में जिस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होगा उसी का रिडक्शन होगा। बोलो क्लियर है।
सो केवल और केवल सिंपल कैनिजारो डिस्प्रपोर्शनेशन है, याद रखिएगा, क्रॉस्ड कैनिजारो डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ एक मोल ऑक्सीडाइज करेगा तो एक रिड्यूस करेगा, दोनों अलग अलग मोल है, यहाँ दोनों सेम था, समझ रहे हो ना। तो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसी का रिडक्शन भी हो रहा है, दोनों सेम ही तो है, लेकिन यहाँ दोनों अलग अलग है, तो ये नहीं है आपका डिस्प्रपोर्शनेशन का एग्जाम्पल। लेकिन बात अब क्वेश्चन मार्क है, सर किसका ऑक्सीडेशन करा दें और किसका रिडक्शन करा दें, हमें कैसे पता चलेगा। बेटा एक बात आपको बताया था पिछले क्लास में कि कार्बोनिल कंपाउंड जितने भी होते हैं एल्डिहाइड और कीटोन, इनका मेन रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, मतलब न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना। मेरी बात समझ रहे हो। अब अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक जो होता है, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक जो बोला था, वो इन्वर्सली होता है स्टेरिक हिंड्रेंस के। जितना हिंड्रेंस ज्यादा, जितना क्राउडिंग ज्यादा होता है, न्यूक्लियोफाइल की रिएक्टिविटी कम होती है। आपको याद होगा कंडीशन। तो यहाँ पे हिंड्रेंस किसका ज्यादा है, इसका देखो, ये फंक्शनल ग्रुप जहां जुड़ा है उस कार्बन पे देखो, उसका बगल, यहाँ पे हिंड्रेंस ज्यादा है, यहाँ हिंड्रेंस है ही नहीं, कोई ग्रुप है ही नहीं। अगर हिंड्रेंस ज्यादा है तो इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, कम। सो ये लिख रहा हूं कंडीशन कि मोर स्टेरिकली हिंडर्ड, मोर स्टेरिकली हिंडर्ड, ठीक है। और यहां पे क्या होगा, लेस हिंड्रेंस लिख दे रहा हूं सीधा, लेस हिंड्रेंस, समझ जाओगे। तो जिसका हिंड्रेंस ज्यादा होगा बेटा उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, कम, इसलिए ऑक्सीडाइज नहीं करेगा फर्दर, ये रिड्यूस करेगा। ये क्या करेगा, रिड्यूस। अब बात देखो इधर, जो लेस हिंडर्ड होगा, जिसका हिंड्रेंस कम होगा, अंडरस्टूड है कि उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा, तो ये जो होगा ये मोर रिएक्टिव होगा। क्या बोल रहा हूं कंडीशन, मोर रिएक्टिव होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन बोल रहा हूं बच्चों कि एक लेस हिंडर्ड है और एक क्या, मोर हिंडर्ड है, राइट। अब देखो इधर ध्यान से क्या बोल रहा हूं, जो लेस हिंडर्ड होगा वो मोर रिएक्टिव, और मोर रिएक्टिव जो होगा वो क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। ऑक्सीडाइज होगा तो इसका ऑक्सीडेशन होगा, और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन से बनता है एसिड बनता है, और एसिड में H को हटा के लगा देना है Na, और इसका रिडक्शन होगा। रिडक्शन अगर इसका होगा बेटा तो इसके रिडक्शन से क्या बनेगा, देखो इधर ध्यान दो, एल्डिहाइड के रिडक्शन से अल्कोहल बन जाएगा, मतलब ये CH2 और OH अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ गए, क्लियर है। तीसरा एक और कंडीशन आपको क्या बोल रहा हूं बेटा, थर्ड कंडीशन भी समझ लो। एक बोल रहा हूं कंडीशन इंट्रामॉलिक्यूलर, क्या बोल रहा हूं वर्ड, इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजारो, ठीक है, इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजारो रिएक्शन। इसमें इंट्रा मतलब विद इन द मॉलिक्यूल, अब विद इन द मॉलिक्यूल होगा तो इसमें क्या कंडीशन बनेगा सर, ये भी जरा समझ लो ध्यान से। बोल रहा हूं विद इन द मॉलिक्यूल कंडीशन आएगा। जैसे मान लो आपको ऐसा कंडीशन लिख रहा हूं बच्चों, ये लिख रहा हूं कंडीशन आपके पास इस तरह से, ये लिख रहा हूं CHO, या ऐसा लिख रहा हूं कंडीशन, देखो इधर ये लिख रहा हूं कंडीशन मान लो, और यहां लिख दिया मैंने CHO, और इधर भी लिख दिया मैंने CHO, ठीक है। अब यहां देखो इसके फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला अल्फा कार्बन ये है, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन 0, इसके बगल में अल्फा कार्बन ये है, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन 0, और यहाँ मैंने लिख दिया कंसंट्रेटेड NaOH। अब बेटा क्या देखो, दो मोल लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि दोनों एल्डिहाइड ग्रुप एक ही कंपाउंड में है, विद इन द मॉलिक्यूल दिख रहा है कंडीशन, तो ऐसे कंडीशन को बोलेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर। अब इसमें क्या करो, किसी एक का ऑक्सीडेशन करा दो और एक का रिडक्शन करा दो। तो एक का ऑक्सीडेशन मान लो आप कराते हो तो ये बन जाएगा क्या, एसिड बन जाएगा, H को एसिड के H को हटा के नहीं लगाना है, और यहाँ रिडक्शन कराओगे तो अल्कोहल बन जाएगा, मतलब CH2, और ये क्या बनेगा, OH बनेगा। बोलो आया। लेकिन एक बात और ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे रिएजेंट तो यूज कर लिए, एक चीज और यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि जो मैकेनिज्म हम तो यहाँ देख नहीं रहे, बट इंटरमीडिएट जरूर ध्यान रखिएगा। इंटरमीडिएट बनता है यहाँ भी कार्बन एनायन, ठीक है, कार्बोकैटायन नहीं बोल रहा हूँ, कार्बन एनायन, अल्डोल में भी कार्बन एनायन। तो बस इंट्रामॉलिक्यूलर में ये तीन बातों का ध्यान रखना है। चलिए फटाफट नोट कीजिए इसको।